अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी यूनिट 3 हम पढ़ रहे हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर के बारे में हम स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं कोलिनर्जिक डायरेक्ट जो एक्टिंग एगोनिस्ट हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था रिवर्सेबल इनडायरेक्ट एक्टिंग वाले जो कोलिनर्जिक के एगोनिस्ट हैं। और आज हमने जो वाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन तैयार की है इसके अंदर हमने पढ़ना है कोलिनर्जिक के एगोनिस्ट के बारे में जो कि इरिवर्सेबल और इनडायरेक्ट एक्टिंग करते हैं। अब स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट एक्टिंग और रिवर्सेबल फिनोमेना के बारे में बताने से पहले आपको बता दूं कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ऐसी ड्रग्स हैं जो कि स्टाइलकोलिन को मिमिक कर स्टाइलकोलिन जैसा काम करती हैं या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक हैं और या स्टाइलकोलिन या कोलिनोमाइमेटिक हैं। स्टूडेंट्स जिस तरह स्टाइलकोलिन अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ आके बाइंड होती है और अपना फिजियोलॉजिकल एक्शन शो करती है, ऐसे ही जो ड्रग्स हैं जो स्टाइलकोलिन के जो रिसेप्टर है उसके साथ आके बाइंड होती हैं और फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती हैं, उसको कहते हैं स्टाइलकोलिन के एगोनिस्ट। तो जो डायरेक्ट एक्टिंग करते थे वैसे जैसे स्टाइलकोलिन अपने जो रिसेप्टर है उसके साथ आकर बाइंड होती है वो डायरेक्ट एक्टिंग वाली ड्रग्स थी। और जो इनडायरेक्ट एक्टिंग की वाली ड्रग्स हैं जो कि उसके जो रिसेप्टर है स्टाइलकोलिन का उसके साथ आके बाइंड नहीं होती बल्कि उस कोलिनिस्टरेज इंजाइम्स को इनहिबिट करती हैं ताकि वो जो डिग्रेडेशन है उस स्टाइलकोलिन की वो ना हो, ताकि ज़्यादा देर तक जो स्टाइलकोलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो के ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जो है वो इफ़ेक्ट दे। तो आज जो ड्रग है वो इरिवर्सेबल इनडायरेक्ट जो एक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो आज की ड्रग है स्टूडेंट्स वाइट बोर्ड्स की तरफ चलते हैं वो है इकोथायोफेट। इकोथायोफेट के बारे में हमने ये जानना है कि इकोथायोफेट जो है वो किस तरह से इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सेबल एक्शन जो है वो किस तरह से इसका स्टाइलकोलिन की अवेलेबिलिटी के लिए है। स्टूडेंट्स दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, जो कि डायरेक्ट एक्टिंग है स्टाइलकोलिन, ये प्री सिनेप्टिक नर्व है, ये पोस्ट सिनेप्टिक नर्व का रफ सा डायग्राम मैंने ड्रा किया है। स्टाइलकोलिन जो है वो रिलीज़ होती है प्री सिनेप्टिक नर्व से और आती है जो साइनेप्स है वहाँ पे। साइनेप्स के अंदर आने के बाद इसके पास जो अगला इसका टारगेट होता है वो होता है पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स का जो रिस्पेक्टिव इसका जो रिसेप्टर्स है वो ये अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होती है और स्टाइलकोलिन जो है वो अपना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देती है। ये था डायरेक्ट एक्टिंग। अब इनडायरेक्ट एक्टिंग के जो बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ऐसी ड्रग्स जो कि जो इनडायरेक्ट यानी जो रिवर्सेबल एक्शन दे रही थी, यानी वो ज़्यादा देर तक जो था वो स्टाइलकोलिन की बाइंडिंग को नहीं रखती थी, उसके बारे में पढ़ रहे थे। यानी स्टाइलकोलिन जैसा काम नहीं कर रही थी लेकिन स्टाइलकोलिन की मावनत कर रही थी, उसके जो उसका जो रिसेप्टर्स है उसके साथ बाइंडिंग यानी स्टाइलकोलिन उस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रही थी और वो ज़्यादा देर तक उसके इफेक्ट को यकीनी बना रही थी। वो क्या कर रही थी कि वो जो कोलिनिस्टरेज इंजाइम्स है इस इंजाइम्स के साथ आके बाइंड होती थी और इसकी जो बाइंडिंग साइट थी उसको ऑक्यूपाई कर रही थी और 2 से 4 घंटे तक जो था वो स्टाइलकोलिन इस कोलिनोस्टरेज इंजाइम्स के साथ बाइंड नहीं होता था, जिसकी वजह से 2-4 घंटे तक जो है वो इसकी अवेलेबिलिटी जो थी वो अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स के साथ रहती थी और अपना इफेक्ट जो थी स्टाइलकोलिन शो करती थी। उसके बाद स्टूडेंट्स जो आज की प्रेजेंटेशन है वो इकोथायोफेट के बारे में है। इकोथायोफेट के बारे में स्टूडेंट्स ये भी वैसा ही एक्शन करती है जैसा जो थी वो इनडायरेक्ट एक्टिंग कर रही थी, रिवर्सेबल एक्शन था जो ड्रग्स का फाइसोस्टिग्माइन थी। इसका जो रिएक्शन का टाइम है उससे ज़्यादा होगा, काम करने का तरीका वही होगा। इसका रिएक्शंस या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानने से पहले अब इसके बारे में चंद कीवर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं इकोथायोफेट के बारे में। सबसे पहले स्टूडेंट ये एक जो है ये सिंथेटिक ऑर्गेनोफॉस्फेट है, यानी जितने भी सिंथेटिक जो ऑर्गेनोफॉस्फेट हैं स्टूडेंट्स जो ये कंपाउंड्स हैं ये हमेशा जो है स्टाइलकोलिन एस्टरीज है इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जब इसके साथ कोवलेंट बॉन्डिंग होती है स्टाइलकोलिन एस्टरीज, ये याद रहे कि यहाँ पे स्टाइलकोलिन ईस्टरीज यानी ये एसिटाइलकोलिन ईस्टरीज जो है ये इंजाइम्स है जो कि डिग्रेडेशन करता है स्टाइलकोलिन की। यहाँ पे मैंने लिखा है कोलिनोस्टरीज इंजाइम्स
कोलिनोस्टेरेज इंजाइम्स और स्टाइलकोलिनस्टेरेज ये एक ही चीज़ है। ये जहन में बिठा लें कि कोलिनोस्टेरेज और स्टाइलकोलिनस्टेरेज ये इंजाइम्स एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन करने वाला इंजाइम्स है। दो नाम एक ही काम, ठीक है, यानी नाम भी मतलब जो है ये आप कह सकते हैं कि एक ही चीज़ है। ये मैं बता रहा था आपको इकोथायोफेट है स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट के कंपाउंड्स हैं और जितने भी ऑर्गेनोफॉस्फेट के कंपाउंड हैं सिंथेटिक हैं और ये कोवलेंटली बाइंड करते हैं स्टाइलकोलिनस्टेरेज इंजाइम्स के साथ। वो इंजाइम्स जो कि स्टाइलकोलिन की डिग्रेडेशन करता है उसके साथ आके उसकी जो बाइंडिंग साइट है उसके साथ आके ऑक्यूपाई हो जाते हैं और स्टाइलकोलिन की बाइंडिंग साइट्स जो है वो स्टाइलकोलिन की डिग्रेडेशन के लिए अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से स्टाइलकोलिन को ज़्यादा देर तक जो है वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना फिजियोलॉजिकल एक्शन शो करने के लिए वक्त मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स ये मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन अब हमने देखना है कि इकोथायोफेट का जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, काम करने का तरीका जो है इनडायरेक्ट इरिवर्सिबल तरीके से किस तरह से काम करती है। कीवर्ड इस्तेमाल किए हुए हैं मैंने, कोवलेंट बाइंड, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये ड्रग जो है ये स्टाइलकोलिनस्टेरेज इंजाइम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेती है और वो बॉन्ड ज़्यादा देर तक चलता है, जिसकी वजह से स्टाइलकोलिन जो है वो बाइंड नहीं होता आके कोलिनोस्टेरेज इंजाइम्स के साथ। अगर वो इंजाइम्स जो है इसके साथ इसकी बाइंडिंग साइट अवेलेबल ही नहीं होगी स्टाइलकोलिन के लिए, तो स्टाइलकोलिन की डिग्रेडेशन नहीं होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कीवर्ड देखें, कोवलेंट बाइंड विद स्टाइलकोलिनस्टेरेज, यानी ये क्या करता है, ये ड्रग क्या करती है, कोवलेंट बाइंड बनाती है किसके साथ, इसके स्टाइलकोलिनस्टेरेज इंजाइम्स के साथ, और क्या करती है इंजाइम्स परमानेंटली इनएक्टिवेट। अब देखें ये इंजाइम्स है कोलिनस्टेरेज, अब इसकी बाइंडिंग साइट है, ये ड्रग इसकी बाइंडिंग साइट के साथ आके बाइंड हो गई, ये बन गया ड्रग प्लस ये इंजाइम्स, यानी ये इंजाइम्स है या इसका हम रिसेप्टर्स भी कह सकते हैं, ये एक इंजाइम्स है, इसके साथ ड्रग प्लस इंजाइम्स जो है कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। अब जब तक ये ड्रग जो है इसका मॉलिक्यूल इस इंजाइम्स की एक्टिव साइट के साथ अटैच रहेगा, ये स्टाइलकोलिन का मॉलिक्यूल जो है या स्टाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर इसके साथ आके बाइंड नहीं होगी। अगर इसके साथ आके बाइंड नहीं होगी तो ये डिग्रेडेशन भी नहीं होगी, क्योंकि यही वो इंजाइम्स है जो कि स्टाइलकोलिन की रिलीज़ होने के बाद फौरी तौर पे बहुत जल्द जो है वो इसकी डिग्रेडेशन कर देता है। अगर जो इंजाइम्स है इसकी बाइंडिंग साइट ही ऑक्यूपाई रही इस ड्रग के साथ, इस ड्रग ने इसकी बाइंडिंग साइट ही ऑक्यूपाई किए हुए है, तो तब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर स्टाइलकोलिन है यहाँ पे आके बाइंड नहीं होगा, डिग्रेडेशन नहीं होगी, डिग्रेडेशन नहीं होगी तो ज़्यादा देर तक इसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे रहेगी और ज़्यादा देर तक अपना ये जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है ये शो करेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट, अब रिस्टोरेशन ऑफ स्टाइलकोलिनस्टेरेज रिक्वायर न्यू सिंथेसिस। अब स्टाइलकोलिन की अब इसने इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड जो है बाइंड वो कर लिया, ठीक है। इस बॉन्ड की ये खसूसियत है कि ये बहुत जल्द जो है बॉन्ड ये इसको रिलीज़ नहीं करेगा, ये बॉन्ड रिलीज़ नहीं होगा। अब दोबारा से इसी स्टाइलकोलिन की जो एसिटाइलकोलिन है इसकी डिग्रेडेशन के लिए ज़रूरी है कि ये इंजाइम्स जो है ये दोबारा से सिंथेसाइज हो, इसी के साथ ये तो इसको ऑक्यूपाई किए हुए है ड्रग, ठीक है। और जब इसने दोबारा सिंथेसाइज होना है तो उसके लिए टाइम लगेगा और जितनी देर तक ये इंजाइम सिंथेसाइज नहीं होता उतनी देर तक स्टाइलकोलिन अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ बाइंड होती रहेगी, उसको मौका मिला हुआ है और वो अपना फिजियोलॉजिकल एक्शन शो करती रहेगी। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो है इरिवर्सिबल इनडायरेक्टली तौर पे जो है ये ड्रग स्टाइलकोलिन को काम करने के लिए मौका दे रही है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो ड्रग है ये स्टाइलकोलिन एगोनिस्ट है, इरिवर्सिबल और इनडायरेक्ट एक्टिंग, यानी स्टाइलकोलिन की तरह काम नहीं करती लेकिन स्टाइलकोलिन को जो है ये उसकी सहूलतकार है, यानी उसको पूरा मौका दे रही है कि वो अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर ज़्यादा देर तक काम करे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देख लिया कि अब इसका हमने एक्शन देखना है, एक्शन ऑफ
इकोथायोफेट का जो एक्शन है वो क्या है, यानी किस तरीके से ये इसका यानी ये काम कहाँ कहाँ पे करती है। स्टूडेंट्स इससे दोनों लेक्चर, इससे प्रीवियस जो 2 लेक्चर दिए हैं उससे पहले मैंने जो लेक्चर दिया था उस लेक्चर में मैंने बताया था निकोटिनिक और जो मस्कारानिक रिसेप्टर्स हैं, ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं इसकी डिटेल बताई है। अगर वो आप लेक्चर सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, मस्कारानिक रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है। तो आपको कोलिनर्जिक डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग, रिवर्सेबल, उसके बाद इरिवर्सेबल एक्टिंग या ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का आपको पता चल जाएगा उन रिसेप्टर्स को जानने के बाद। तो वो ज़रूर लेक्चर मिस ना कीजिएगा, वो ज़रूर सुन लें ताकि आपको पता चल जाए कि मस्कारानिक रिसेप्टर क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है, और निकोटिनिक रिसेप्टर्स क्या हैं और कहाँ पे प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं कि इसका इकोथायोफेट का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो पढ़ा है, और देखें अब देखना है इसका एक्शन क्या होता है। अगर ये ज़्यादा देर तक कोलिनोस्टेरेज एंजाइम्स के साथ बाइंड हुए होती है तो एसिटाइलकोलिन क्या काम करती है, वही काम जो हमने प्रीवियस पढ़ लिए हैं, लेकिन इसका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, फंक्शन जो है वो सेम है, ठीक है, जो कोलिनो एगोनिस्ट के हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, सबसे पहले कीवर्ड कौन सा है, एसिटाइलकोलिन डज नॉट डिस्ट्रॉय ड्यू टू कोलिनोस्टेरेज एंजाइम्स। ये हमने इससे प्रीवियस और अभी भी मैंने आपको बता दिया है कि जब वो एंजाइम्स जो एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड कर रहा था, इसने साइनेप्स के अंदर जब ये एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हुआ, रिलीज़ होने के बाद इसने जो अपना रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स था उसके साथ आके बाइंड हुई एसिटाइलकोलिन और अपना एक्शन शो किया। एक्शन शो करने के फौरी बाद या इसी दौरान में जो कोलिनोस्टेरेज एंजाइम्स है, जिसको एसिटाइलकोलिनोस्टेरेज भी कहा जाता है, इसके साथ आके एसिटाइलकोलिन बाइंड होती है और ये फौरी तौर पे इसको जो है कोलिन के अंदर और एसीटेट के अंदर डिग्रेड कर देता है ये एंजाइम्स। अब ये क्या, इसका काम करने का तरीका क्या है कि ये एसिटाइलकोलिन डज नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू कोलिनोस्टेरेज एंजाइम्स। अब जो है ये कोलिनोस्टेरेज एंजाइम्स है, इसके साथ जो है एसिटाइलकोलिन मिलती ही नहीं है और डिस्ट्रॉयड ही नहीं होती और अवेलेबल रहती है। दूसरे नंबर पे एक्शन ऑन बोथ रिसेप्टर्स कोलिनो, यानी जो इसका एक्शन है स्टूडेंट्स वो दोनों रिसेप्टर्स पे है। बोथ रिसेप्टर्स का मतलब 2 ही रिसेप्टर हैं इसके, मस्कारेनिक और निकोटिनिक। मस्कारेनिक रिसेप्टर्स के बारे में मैंने बताया था कि M1, M2, M3, M4, 5 भी हैं, लेकिन ज़्यादातर M1, M2, M3 रिसेप्टर्स ही जो हैं वो ज़्यादातर इसमें जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने निकोटिनिक रिसेप्टर्स के बारे में बताया था, NN और NM रिसेप्टर्स हैं। ये ड्रग दोनों रिसेप्टर्स पे जो है ये काम करती है, और दोनों रिसेप्टर्स पे क्या होगा कि सबसे पहले जो मस्कारेनिक रिसेप्टर्स है उसकी बात करते हैं कि मस्कारेनिक रिसेप्टर्स जो है ये क्या एक्टिविटीज़ देगी। अगर एसिटाइलकोलिन बाइंड होती है ज़्यादा देर तक इस रिसेप्टर्स के साथ तो ये एक्टिविटी क्या होगी, मियोसिस। ये इससे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जितने भी एसिटाइलकोलिन के एगोनिस्ट हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हैं, वो तमाम जो हैं वो क्या करेंगे, मियोसिस काज करेंगे। ये हमने बताया था कि जो आइरस के मसल्स हैं वो उनकी कंट्रैक्शन होती है और प्यूपल का साइज़ जो है वो कम होता है। इसको हम कहते हैं, इस फिनोमेना को कहेंगे हम मियोसिस। उसके बाद ये मैंने बताया था कि स्टूडेंट्स जो मस्कारेनिक एक्शन है एसिटाइलकोलिन का वो सिक्रेटरी ग्लैंड्स के ऊपर है। सिक्रेटरी ग्लैंड्स मैंने बताया था कि आपका सलाइवा वाला सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेटरी ग्लैंड है, डाइजेस्टिव के सिक्रेटरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, म्यूकस पैदा करने वाले स्वेटिंग ग्लैंड्स जो पसीना पैदा करते हैं ये सिक्रेटरी ग्लैंड्स हैं। इनके ऊपर इनका इफ़ेक्ट होगा और ये सिक्रेटरी ग्लैंड्स की सिक्रेशन को ज़्यादा करेंगे। जब सिक्रेटरी ग्लैंड्स की सिक्रेशन ज़्यादा होगी तो सैलिवेशन होगी, यानी थूक की ज़्यादती होगी, स्वेटिंग पसीने की ज़्यादती होगी, उसके बाद इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ज़्यादा होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये एक, इसके अलावा मैंने बताया था
कि ये रिसेप्टर पाया जाता है हार्ट के ऊपर और ये इस रिसेप्टर्स पे एसिटाइलकोलिन बाइंड होगी तो ब्रेडिकार्डिया के बारे में बताया था। एक टर्म है ट्रेकिकार्डिया, हार्ट रेट का ज़्यादा हो जाना, और ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट का कम हो जाना। ब्रेडिकार्डिया काज करेगा। उसके बाद मैंने बताया था कि ये रिसेप्टर जो है ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है। जब इसके ऊपर एसिटाइलकोलिन का ज़्यादा देर तक इफेक्ट रहेगा तो ये वाइसोडाइलेशन है। ये याद रहे स्टूडेंट्स कि वाइसोडाइलेशन उस वक़्त हम इस टर्म को मतलब इस्तेमाल करते हैं जब खून की नालियाँ, या हम कहेंगे कि जब हमारी ब्लड वेसल्स खून की नालियाँ का हुजम या वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इसको कहते हैं हम वाइसोडाइलेशन। यानी इसकी वजह से, एसिटाइलकोलिन की वजह से या इसकी एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वाइसोडाइलेशन जो है वो हो जाती है। और वाइसोडाइलेशन जब भी होगी तब ब्लड प्रेशर लो होगा। जितनी भी ये बीटा ब्लॉकर ड्रग्स हैं ये वाइसोडाइलेटर्स हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो होता है। सो स्टूडेंट्स, आगे दूसरा इसका जो रिसेप्टर है वो निकोटिनिक रिसेप्टर है। निकोटिनिक रिसेप्टर्स की एक्टिविटीज़ क्या होंगी कि ये मसल्स की कंट्रैक्शन करेंगी, बॉडी के जो मसल्स हैं उसकी जो है वो कंट्रैक्शन होगी। उसके अलावा इसकी अगर ओवरडोज होगी तो रेस्टलेसनेस काज होगी और कन्फ्यूजन काज होगी पेशेंट्स के अंदर। थेरेपेटिक यूज़ अगर इसका देखा जाए स्टूडेंट्स तो ये जो है ना क्रॉनिक कॉमन एंगल ग्लाकोमा के अंदर इस्तेमाल होता है। मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये जो प्रीवियस ड्रग थी वो जो हमने पढ़ी थी फाइसोस्टिग्माइन, वो ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस कर रही थी और उसके बाद कॉर्नियल मेम्ब्रेन भी क्रॉस कर रही थी, ग्लोकोमा के अंदर भी इस्तेमाल हो रही थी। और ये स्टूडेंट्स जो है ये ड्रग जो है ये क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लाकोमा के अंदर यूज़ होगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक चल रहा था कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में वो आज ख़त्म हुआ। इससे जो अगला लेक्चर होगा एंटागोनिस्ट, उसके बारे में एंटागोनिस्ट ऑफ कोलिनर्जिक, उसके बारे में इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।